68 बीपीएससी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 लेक्चर 5 सेक्शन 1 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। ए भारत सरकार अधिनियम 1858 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन था। यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध देशव्यापी असंतोष भड़क उठा। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन, महारानी विक्टोरिया, के हाथों में चला गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, की नियुक्ति शामिल थी, जो ब्रिटिश संसद को उत्तरदायी होता था और एक भारतीय परिषद, इंडिया काउंसिल, की सहायता से कार्य करता था। गवर्नर जनरल का पद बनाए रखा गया, लेकिन अब वह वायसराय कहलाने लगा, जो भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि होता था। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के केंद्रीयकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था। यद्यपि इससे भारतीयों को राजनीतिक भागीदारी का कोई अधिकार नहीं मिला, फिर भी यह अधिनियम आधुनिक भारतीय शासन प्रणाली की नींव रखने वाला माना जाता है। अगला प्रश्न 1 बी बिरसा मुंडा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बिरसा मुंडा आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ एक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया, जिन्हें उनके अनुयायी भगवान का अवतार मानते थे। यह आंदोलन मुख्यतः मुंडा जनजाति के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक सुधार और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा ने उलगुलान महाविद्रोह की घोषणा करते हुए जमींदारी प्रथा, वन नीतियों और मिशनरियों के प्रभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने जनजातीय लोगों को एकजुट कर अपने पारंपरिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की मांग की और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। 1899 से 1900 में यह आंदोलन चरम पर पहुंचा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे बलपूर्वक दबा दिया। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जहां 1900 में उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरणों में आदिवासी चेतना और प्रतिरोध का प्रतीक बना और बिरसा मुंडा आज भी जनजातीय नायक के रूप में पूजे जाते हैं। अगला प्रश्न 1 सी इंडिगो बटा नील विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट, 1859 से 60 में बंगाल के नादिया और आसपास के जिलों में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। यह विद्रोह मुख्यतः अंग्रेज नील की खेती कराने वाले यूरोपीय प्लांटर के शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध था। अंग्रेज नील किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने पर मजबूर करते थे। नील की खेती से किसानों की जमीन खराब हो जाती थी और उन्हें उचित मूल्य भी नहीं मिलता था। विरोध करने पर उन्हें कठोर दंड दिए जाते थे। इस शोषण के खिलाफ किसानों ने संगठित होकर नील की खेती करने से इनकार कर दिया और जगह जगह विद्रोह भड़क उठा। इस आंदोलन में किसानों को स्थानीय जमींदारों, बुद्धिजीवियों और समाचार पत्रों का भी समर्थन मिला। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नाटक नील दर्पण ने इस आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन दिलाने में मदद की। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह की गंभीरता को देखते हुए एक जांच आयोग गठित किया, जिसने किसानों की शिकायतों को सही ठहराया। इसके बाद नील की खेती धीरे धीरे समाप्त होने लगी। नील विद्रोह भारतीय किसान आंदोलनों का प्रारंभिक और प्रेरणादायक उदाहरण था। अगला प्रश्न 1 डी पटना कलम चित्रकला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। पटना कलम चित्रकला, जिसे पटना शैली या कंपनी पेंटिंग भी कहा जाता है,
भारत की एक प्रसिद्ध लघु चित्रकला शैली है जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिहार के पटना क्षेत्र में विकसित हुई। यह शैली मुख्यतः मुगल और राजस्थानी चित्रकला की परंपराओं से प्रेरित थी, लेकिन इसमें स्थानीय विशेषताओं और ब्रिटिश प्रभाव का अनोखा संगम देखने को मिलता है। पटना कलम की सबसे बड़ी विशेषता इसका यथार्थवादी दृष्टिकोण था। इसमें दरबारी जीवन, धार्मिक अनुष्ठान, बाजार, मेले, शिकार, शिल्पकला तथा आम जनता के दैनिक जीवन को अत्यंत सजीवता और सरलता से दर्शाया गया है। रंगों का उपयोग सीमित था और चित्र मुख्यतः जल रंग, वाटर कलर में कागज या कपड़े पर बनाए जाते थे। इस शैली के प्रमुख कलाकारों में सैयद अली, शिवलाल और ईश्वरी प्रसाद जैसे नाम प्रसिद्ध हैं। पटना कलम चित्रकला ने भारतीय कला को एक नई दिशा दी और स्थानीय जीवन को चित्रों के माध्यम से दस्तावेज करने का कार्य किया। यह शैली भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न 1. प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। प्राचीन काल में पूर्वी भारत, विशेषकर बिहार और झारखंड क्षेत्र में गुहाओं का महत्वपूर्ण विकास देखने को मिलता है। इन गुहाओं का निर्माण मुख्यतः धार्मिक एवं ध्यान स्थलों के रूप में किया गया था। इनका उपयोग प्रारंभ में आजीविकों, बाद में बौद्ध और जैन सन्यासियों द्वारा तपस्या, ध्यान और निवास के लिए किया जाता था। सबसे प्रसिद्ध गुहाएं बराबर और नागार्जुनी की हैं, जो बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित हैं। इनका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक और उनके उत्तराधिकारी दशरथ द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था। बराबर की लोमश ऋषि गुफा विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसकी वास्तुकला और पॉलिश मौर्य काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाती है। इन गुहाओं में चट्टानों को अत्यंत परिष्कृत ढंग से काटा गया है और भीतर की दीवारें अत्यंत चिकनी तथा गुंजरहित बनाई गई हैं। इनमें कई अभिलेख भी मिलते हैं जो मौर्य सम्राटों के धार्मिक सहिष्णुता और आजीविका संप्रदाय के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं। पूर्वी भारत की ये गुफाएं न केवल स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे भारत की प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की साक्षी भी हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए। इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी? उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, जब देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी। यह आंदोलन कोई एक दिन में उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण कार्यरत थे, जिन्होंने मिलकर एक संगठित स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के प्रमुख कारक। 1. ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियां। ब्रिटिशों की कृषि, व्यापार एवं औद्योगिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। किसानों का शोषण, कुटीर उद्योगों का विनाश और भारी करभार ने जनमानस में असंतोष को जन्म दिया। 2. 1857 का विद्रोह। यद्यपि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेजों के विरुद्ध पहली बार संगठित असंतोष को जन्म दिया। इसके बाद राष्ट्रवादी सोच ने गति पकड़ी। 3. पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक सोच। अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली से एक नया शिक्षित वर्ग उभरा, जिसने स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद जैसे विचारों को आत्मसात किया। 4. भारत में संचार के साधनों का विकास। रेल, डाक व्यवस्था और अखबारों ने भौगोलिक दूरी को कम किया और राष्ट्रव्यापी जागरूकता फैलाने में मदद की। 5. भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि के प्रयासों ने भारतीय समाज को आधुनिक दृष्टिकोण दिया और एकजुट किया। 6. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 उदास स्माइली। कांग्रेस ने भारतीयों को एक मंच दिया जहां से वे अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष कर सकते थे। 7. अखिल भारतीय प्रेस और साहित्य। प्रेस ने लोगों में राजनीतिक चेतना फैलाई।
बंगाल के अमृत बाजार पत्रिका, महाराष्ट्र के केसरी और मराठा जैसे पत्रों ने लोगों को जागरूक किया। 8. विश्व की घटनाओं का प्रभाव। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति और जापान की प्रगति ने भारतीयों को प्रेरित किया कि वे भी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम को मिली दिशा। इन कारकों के प्रभाव से जो राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई, उसने स्वतंत्रता संग्राम को एक स्पष्ट वैचारिक और संगठित दिशा दी। प्रारंभ में यह आंदोलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन में भागीदारी की मांग करता रहा। बाद में यह मांग पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता में परिवर्तित हो गई, विशेषकर 1929 में लाहौर अधिवेशन के बाद। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन ने जन भागीदारी का रूप लिया, जैसे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। राष्ट्रवाद ने विभिन्न वर्गों जैसे किसानों, श्रमिकों, छात्रों और महिलाओं को जोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। निष्कर्ष। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के पीछे अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक थे। इस आंदोलन ने न केवल भारत की जनता को एकता के सूत्र में बांधा, बल्कि ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने की शक्ति भी प्रदान की। इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक संगठित, सशक्त और उद्देश्यपूर्ण दिशा दी, जिसका परिणाम 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के रूप में सामने आया। अगला प्रश्न 2. बी. ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए। इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा व्यवस्था में कई परिवर्तन हुए, जिनमें तकनीकी शिक्षा का विकास भी शामिल था। यह विकास मुख्यतः अंग्रेजों की प्रशासनिक आवश्यकताओं और आर्थिक हितों से प्रेरित था, न कि भारतीय समाज के समग्र विकास से। बिहार, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, में भी औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा का विस्तार हुआ, किंतु इसकी दिशा और उद्देश्य ब्रिटिश शासन की जरूरतों से निर्धारित थे। तकनीकी शिक्षा का विकास। 1. औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अंग्रेजों को रेलवे, निर्माण कार्य, खनन और कारखानों के लिए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित भारतीय कर्मचारियों की आवश्यकता थी। इसी के तहत तकनीकी संस्थानों की स्थापना की गई। 2. तकनीकी संस्थानों की स्थापना। पटना स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना 1886 में हुई, जो बाद में NIT पटना बना। इस संस्थान का उद्देश्य लोअर लेवल के तकनीकी कर्मियों, जैसे ओवरसियर और ड्राफ्ट्समैन, को प्रशिक्षित करना था। 20वीं सदी के प्रारंभ में खनन और कृषि से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया गया। 3. पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण। इन संस्थानों में व्यावहारिक ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती थी, परंतु यह शिक्षा ब्रिटिश कंपनियों की सेवा के अनुरूप सीमित थी। उच्च तकनीकी अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित नहीं किया गया। प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण। सकारात्मक प्रभाव। 1. तकनीकी दक्षता का विकास। बिहार में कुछ हद तक तकनीकी कौशल और ज्ञान का प्रसार हुआ, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। 2. आधुनिक शिक्षा की नींव। तकनीकी संस्थानों की स्थापना से आधुनिक शिक्षा की बुनियाद पड़ी, जो स्वतंत्रता के बाद और विकसित हुई। 3. औद्योगिक विकास की भूमिका। प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों ने रेलवे, भवन निर्माण और खनन जैसे क्षेत्रों में योगदान दिया। नकारात्मक प्रभाव। 1. शोषण आधारित शिक्षा प्रणाली। यह शिक्षा प्रणाली भारतीयों को केवल अधीनस्थ नौकरियों के लिए तैयार करती थी। इनका उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन और पूंजीपति वर्ग को सहायता देना था, न कि भारत के औद्योगिक या सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। 2. अनुसंधान और नवाचार की कमी। तकनीकी शिक्षा में रचनात्मकता और वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, जिससे भारतीयों में स्वतंत्र सोच और नवाचार का अभाव रहा। 3. सामाजिक विषमता। तकनीकी शिक्षा तक पहुंच समाज के एक छोटे से तबके तक सीमित थी। ग्रामीण और पिछड़े वर्ग इससे वंचित रहे। 4. आत्मनिर्भरता का अभाव। इस शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों में आत्मनिर्भर तकनीकी विकास की भावना विकसित नहीं की,
बल्कि उन्हें ब्रिटिश व्यवस्था पर आश्रित बना दिया। निष्कर्ष: ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बिहार में तकनीकी शिक्षा का जो विकास हुआ वह मुख्यतः औपनिवेशिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए था। यद्यपि इससे कुछ तकनीकी संस्थान स्थापित हुए और कौशल विकास हुआ, परंतु यह शिक्षा भारतीय समाज के समग्र उत्थान की दिशा में सीमित और असंतुलित रही। स्वतंत्रता के बाद इसी आधार पर विकसित संस्थानों ने भारतीय तकनीकी शिक्षा को एक नई दिशा दी, परंतु औपनिवेशिक विरासत के सीमित दृष्टिकोण को भी काफी समय तक झेलना पड़ा। अगला प्रश्न 3 ए प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। प्राचीन भारत में मंदिरों का विकास एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया थी, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य कला के विकास से जुड़ी हुई थी। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी से विशेष रूप से प्रारंभ हुई और समय के साथ यह कला अधिक परिष्कृत, भव्य और विविधतापूर्ण होती गई। इस विकास ने भारत की धार्मिक एकता, कलात्मक समृद्धि और सामाजिक संरचना को एक नई दिशा दी। प्रारंभिक चरण गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में पत्थर के मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, उत्तर प्रदेश। यह गुप्तकालीन मंदिर उत्तर भारत में नगरा शैली के विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इन मंदिरों में गर्भगृह, मुख्य देवता की मूर्ति का स्थान, एक छोटा मंडप, सभागृह और शिखर, ऊपर का भाग शामिल होता था। इस काल में मूर्तिकला अत्यंत सुंदर, सरल और आध्यात्मिक भावनाओं से युक्त होती थी। मध्यकाल 7वीं से 12वीं शताब्दी उदास स्माइली। इस काल में मंदिरों की संख्या और भव्यता दोनों में वृद्धि हुई। नागर शैली। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली नगरा शैली थी। इस शैली में शिखर सीधा और ऊंचा होता था, जो आमतौर पर आमलक और कलश से युक्त होता था। प्रसिद्ध उदाहरण: ओ खजुराहो के मंदिर, मध्य प्रदेश। चंदेल वंश द्वारा निर्मित ये मंदिर अपनी जटिल वास्तुकला और सुंदर मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ओ काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। महाबोधि मंदिर, बोधगया और विष्णु मंदिर, भीतरगांव जैसे मंदिर इसी काल के उदाहरण हैं। विशेषताएं: 1. स्थापत्य शैली। नगरा शैली में गर्भगृह, अर्धमंडप, मंडप, शिखर और प्रवेशद्वार प्रमुख अंग होते थे। 2. मूर्तिकला। देवताओं, अप्सराओं, मिथुन मूर्तियों और पौराणिक कथाओं को अत्यंत सुंदरता से उकेरा गया। 3. धार्मिक विविधता। शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों का निर्माण समान रूप से हुआ। 4. राजा और मंदिर। मंदिर निर्माण को राजा अपनी धार्मिक आस्था और राजनीतिक वैधता का प्रतीक मानते थे। प्रभाव और महत्व। मंदिर केवल पूजा स्थलों तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये शिक्षा, संगीत, नृत्य और कला के केंद्र भी थे। समाज में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिला और स्थानीय कला परंपराओं का संरक्षण हुआ। मंदिरों के माध्यम से राजनैतिक शक्ति और धार्मिक प्रभाव को स्थापित करने का कार्य भी हुआ। निष्कर्ष: प्राचीन काल में उत्तर भारत में मंदिरों का विकास स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक मूल्यों का समन्वय था। गुप्त काल की सादगी से लेकर मध्यकालीन मंदिरों की भव्यता तक, यह विकास भारत की कलात्मक और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाता है। इन मंदिरों ने न केवल भारतीय कला और संस्कृति को समृद्ध किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा दी। अगला प्रश्न 3 बी समाज और संस्कृति पर रवींद्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। रवींद्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 केवल एक महान कवि, लेखक और संगीतकार ही नहीं थे, बल्कि एक गहरे सामाजिक चिंतक और सांस्कृतिक विचारक भी थे। उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति को एक व्यापक, समावेशी और मानवीय दृष्टिकोण से देखा। उनके विचार आज भी सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक स्वाभिमान और वैश्विक मानवता के लिए प्रासंगिक हैं। समाज पर टैगोर के विचार। 1. स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। टैगोर का मानना था कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है
जब व्यक्ति को विचार, कर्म और शिक्षा की स्वतंत्रता मिले। उन्होंने पश्चिमी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ होते हुए भी अंधराष्ट्रवाद का विरोध किया और भारतीय समाज को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया। 2. सामाजिक सुधार। टैगोर ने जातिवाद, छुआछूत और अंधविश्वास जैसे कुप्रथाओं की आलोचना की। उनका मानना था कि समाज को प्रगति की ओर ले जाने के लिए सामाजिक सुधार आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीण समाज के विकास पर विशेष ध्यान दिया और शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन को ग्रामीण उत्थान का आधार माना। 3. नारी समाज में भूमिका। टैगोर नारी स्वतंत्रता और समानता के समर्थक थे। उन्होंने नारी को केवल एक पारिवारिक इकाई नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना की वाहक माना। उनकी कहानियों और उपन्यासों में नारी पात्र स्वतंत्र सोच और आत्मसम्मान का प्रतीक हैं। 4. शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। टैगोर ने शिक्षा को समाज निर्माण का एक उपकरण माना। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जो रटंत प्रणाली से हटकर रचनात्मकता, स्वाभाविकता और आत्मानुशासन को बढ़ावा दे। संस्कृति पर टैगोर के विचार। 1. सांस्कृतिक स्वराज। टैगोर का मानना था कि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सांस्कृतिक स्वराज की भी आवश्यकता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की आत्मा को पहचानने और उसे पश्चिमी प्रभाव से बचाने की बात की। 2. पश्चिम और पूर्व का समन्वय। टैगोर संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरोधी थे। वे पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों के बीच समन्वय और संवाद के पक्षधर थे। उनका विश्वास था कि सभी संस्कृतियां मानवता की साझी धरोहर हैं। 3. विश्व मानवता और विश्व भारती। टैगोर ने शांतिनिकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से की कि वह एक ऐसा केंद्र बने जहां विविध संस्कृतियां मिले और वैश्विक मानवता को समझने का अवसर मिले। 4. कला और संस्कृति का संबंध। टैगोर के लिए साहित्य, संगीत, चित्रकला और नृत्य जैसे कलात्मक माध्यम केवल मनोरंजन के साधन नहीं थे, बल्कि आत्माभिव्यक्ति और सांस्कृतिक जागरूकता के वाहक थे। निष्कर्ष। रवींद्रनाथ टैगोर के समाज और संस्कृति संबंधी विचार मानवीय मूल्यों पर आधारित थे। वे ऐसे समाज की कल्पना करते थे जो स्वतंत्र, न्यायपूर्ण, समतामूलक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो। उनकी दृष्टि केवल भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह संपूर्ण मानवता को एक परिवार मानते थे। उनके विचार आज भी सामाजिक और सांस्कृतिक चिंतन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगला प्रश्न। सेक्शन 2। 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए. 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एवं गाइड्स जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था? इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। नीचे 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एवं गाइड्स जम्बूरी का आयोजन स्थल और इसके उद्देश्य का वर्णन है। आयोजन स्थल। यह कार्यक्रम 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। स्थल था रोहत, जिला पाली, राज्य राजस्थान। जम्बूरी का कैंप क्षेत्र NH62 के पास रीको, DMIC एरिया में स्थित था। लगभग 220 हेक्टेयर की भूमि पर लगभग 3,500 तंबू लगाए गए थे, जिसमें भारत भर और विदेशों से लगभग 35,000 से 37,000 स्काउट्स एवं गाइड्स ने भाग लिया। उद्देश्य और विशेषताएं। इस जम्बूरी के मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. युवा चेतना एवं चरित्र निर्माण। स्काउट्स एवं गाइड्स में शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से विकास करने की प्रेरणा देना। व्यक्तिगत लाभ के बजाय समाज के सामान्य कल्याण के लिए कार्य करने की भावना विकसित करना। 2. संस्कृति, एकता और विविधता का उत्सव। विभिन्न राज्यों और देशों के युवा आपस में मिलें, अपनी सांस्कृतिक प्रथाएं, खाने पीने की आदतें, हस्तशिल्प और परंपराएं साझा करें। ग्लोबल विलेज जैसे आयोजन जहां विविध संस्कृति, लोक नृत्य, संगीत आदि प्रस्तुत हुए। 3. स्वनिर्भरता, नेतृत्व एवं नवीनता को बढ़ावा। अनुभव आधारित गतिविधियां जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स, पर्वतारोहण, जलगतियां आदि युवाओं को आत्मनिर्भर, साहसी और नेतृत्व गुणों से लैस बनाने के लिए आयोजित की गईं। युवा कार्यशालाएं,
प्रतियोगिताएं और विकास प्रदर्शनी भी हुई ताकि जम्बूरी सिर्फ एक अनुभव ही न हो बल्कि सीख सिखाने का मंच बने। 4. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। भारत के ही विभिन्न राज्यों के साथ साथ कुछ विदेशी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द और संवाद की भावना बनी। निष्कर्ष। इस प्रकार 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एवं गाइड्स जम्बूरी सिर्फ एक शिविर नहीं था, बल्कि वह युवाओं में सामाजिक चेतना, संस्कृति संबद्ध समझ, नेतृत्व क्षमताएं तथा नेतृत्व वाले नागरिक बनने की प्रेरणा जागृत करने का माध्यम बनी। इसने स्काउट्स एवं गाइड्स को न केवल आत्मविकास का अवसर दिया, बल्कि उनके अंदर समाज सेवा, विविधता की स्वीकृति और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी मजबूती प्रदान की। अगला प्रश्न 4. बी. राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति व सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य 16 के शासनादेश का उल्लेख कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs में लक्ष्य 16 का उद्देश्य शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाओं को बढ़ावा देना है। यह लक्ष्य ऐसे समाज के निर्माण पर केंद्रित है जहां सभी लोग न्याय प्राप्त कर सकें और प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाएं हों। राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क UN पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क के अनुसार सतत विकास लक्ष्य 16 का शासनादेश निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। शांतिपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण, हिंसा, अपराध और भ्रष्टाचार को कम कर सभी के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना। सशक्त, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाएं, शासन व्यवस्था को कुशल, निष्पक्ष और जवाबदेही के साथ काम करने योग्य बनाना। न्याय तक सार्वभौमिक पहुंच, सभी नागरिकों के लिए न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध कराना। लोक प्रशासन में सहभागिता बढ़ाना, नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना ताकि निर्णय प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक हो। मानवाधिकारों की रक्षा, सभी के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस शासनादेश के माध्यम से लक्ष्य 16 सभी देशों को प्रेरित करता है कि वे न्यायिक प्रणाली, कानून के शासन और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाकर एक स्थायी, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण विश्व का निर्माण करें। अगला प्रश्न 4. सी. बिहार के अधिकार आधारित ई-सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बिहार सरकार ने शासन में पारदर्शिता और त्वरित सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकार आधारित ई-सेवाओं को प्राथमिकता दी है। ई-सेवा प्रदायगी के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों के तहत विभिन्न सरकारी सुविधाओं और प्रमाण पत्रों का सरल, तेज और सुगम उपलब्ध कराना बिहार की प्राथमिकता रही है। राज्य में डिजिटलीकरण के तहत विभिन्न विभागों द्वारा ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कृषि उपज प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु पंजीकरण आदि। बिहार सरकार के पोर्टल और मोबाइल ऐप्स के जरिए ये सेवाएं बिना भौतिक दफ्तर जाए घर बैठे उपलब्ध होती हैं, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई है और समय की बचत हुई है। इसके अतिरिक्त अधिकार आधारित सेवाओं का उद्देश्य यह भी है कि नागरिक अपने अधिकारों को जागरूक होकर प्राप्त करें और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से उठा सकें। लोक शिकायत निवारण और फीडबैक सिस्टम भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जो सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में सहायक हैं। इस प्रकार बिहार में ई-सेवा प्रदायगी का परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है, जो एक उत्तरदायी, पारदर्शी और समावेशी शासन मॉडल की ओर अग्रसर है। अगला प्रश्न 4. डी. बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बिहार सरकार ने स्वच्छ और नवीनीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा को प्राथमिकता दी है। राज्य में ऊर्जा की बढ़ती मांग और पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विशेष नीति बनाई है, जिसमें घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में सौर पैनलों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार में कई बड़े पैमाने पर सोलर पार्क विकसित किए गए हैं,
जिनमें 50 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए सौर ऊर्जा आधारित मिनी ग्रिड और सोलर पंप लगाने पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने केंद्रीय योजना और विभिन्न वित्तीय सहायता के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया है। इसके परिणामस्वरूप सौर ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे बिजली की कमी को कम करने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिली है। इस प्रकार बिहार में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में सरकार के प्रयास राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर और हरित ऊर्जा की दिशा में अग्रसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न 4 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020 से 2025 सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बिहार सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना के तहत सुशासन के साथ राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इस योजना के 7 प्रमुख लक्ष्य हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अधोसंरचना, कानून व्यवस्था, बिजली जल आपूर्ति और रोजगार। विशेषताएं: योजना का उद्देश्य जन सामान्य तक सरकारी सेवाओं की प्रभावी पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। हर क्षेत्र में सुव्यवस्थित और जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा देना प्राथमिकता है। योजना से गरीब और पिछड़े वर्गों को विशेष लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। बिजली और जल आपूर्ति में सुधार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आलोचनात्मक परीक्षण: हालांकि 7 निश्चय योजना ने व्यापक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, लेकिन योजना के क्रियान्वयन में कई चुनौतियां हैं। भ्रष्टाचार और नौकरशाही जटिलताओं के कारण सुशासन पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता अभी भी कई जगह कमजोर है। रोजगार सृजन के लक्ष्य में धीमी प्रगति देखी गई है। फिर भी यह योजना बिहार के विकास में एक सकारात्मक पहल है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार, निगरानी तंत्र का सशक्तिकरण और जनता की भागीदारी आवश्यक है। अगला प्रश्न 5 भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या हैं? आप भारत में उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं? क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मसौदा नियम ड्राफ्ट रेगुलेशंस जारी किया है। इस नियम के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखा कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। यह कदम भारत की शिक्षा प्रणाली में विविधता, गुणवत्ता और नवाचार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मसौदा नियम की प्रमुख विशेषताएं: विदेशी विश्वविद्यालय केवल भारत में स्थापित पंजीकृत संस्था के रूप में अपनी शाखा खोल सकेंगे। उन्हें भारत के शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारतीय कानूनों और शिक्षा संबंधी नियमों का पालन करना होगा। ये संस्थान भारत में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार काम करेंगे। छात्रों को समान पाठ्यक्रम, शोध और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जो विदेशी विश्वविद्यालयों में मिलते हैं। उच्च शिक्षा पर संभावित प्रभाव: 1. गुणवत्ता में सुधार। विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में आने से छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा और अनुसंधान के अवसर मिलेंगे। इससे भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। यह नवाचार, उन्नत पाठ्यक्रम और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को भी बढ़ावा देगा। 2. वैश्विक प्रतिस्पर्धा और विकल्प। छात्रों के लिए विदेश जाने की आवश्यकता कम होगी क्योंकि वे भारत में ही प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इससे आर्थिक बोझ कम होगा और अधिक विद्यार्थियों के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे। 3. शोध एवं विकास में प्रगति।
विदेशी विश्वविद्यालय अपने शोध संसाधन और अनुभव के साथ भारतीय शोध क्षेत्र को मजबूत कर सकते हैं। सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं और एक्सचेंज प्रोग्राम से भारतीय विश्वविद्यालयों का विकास होगा। 4. अंतर्राष्ट्रीयकरण। भारत की शिक्षा प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा, जिससे भारतीय शिक्षा संस्थान वैश्विक मानकों के अनुसार खुद को विकसित करेंगे। यह वैश्विक स्तर पर भारत की शिक्षा प्रतिष्ठा को भी बढ़ावा देगा। क्या यह खेल परिवर्तक होगा? यह कदम निश्चित रूप से भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में बदलाव लाने वाला है, लेकिन इसे एक पूर्ण खेल परिवर्तक, गेम चेंजर, कहना अभी कुछ हद तक पूर्वाग्रह होगा। इसके सफल कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं। नियामक जटिलताएं और ब्यूरोक्रेसी। विदेशी संस्थान भारतीय नियमों के अनुरूप काम करने में बाधाओं का सामना कर सकते हैं। प्राथमिकता में अंतर। कुछ विदेशी विश्वविद्यालय भारत में कम लाभकारी या सीमित पाठ्यक्रम के साथ आ सकते हैं। देशी संस्थानों का विकास। भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा ताकि स्थानीय संस्थानों का भी विकास हो। सामाजिक आर्थिक असमानता। महंगी शिक्षा तक सीमित पहुंच से गरीब और ग्रामीण छात्रों को लाभ नहीं मिलेगा। निष्कर्ष। विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस खोलने की नीति भारतीय उच्च शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इससे गुणवत्ता, नवाचार और वैश्विककरण को बढ़ावा मिलेगा। परंतु यह तभी सफल होगा जब नियमों का स्पष्ट, सरल और पारदर्शी क्रियान्वयन होगा। इसके साथ साथ भारतीय विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण पर भी समान ध्यान देना आवश्यक है। इस कदम को एक बड़े सुधार की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए, जो सही दिशा में अग्रसर हो, और समय के साथ यह भारत के शिक्षा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण खेल परिवर्तक बन सकता है। अगला प्रश्न 5 बी। आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा? तर्क दीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। परिचय। लगभग आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, को विकसित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार संविधान संशोधन की सीमा होती है और संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताओं को संसद संशोधित नहीं कर सकती। इस सिद्धांत का उद्देश्य संविधान की मूलभूत संरचना की रक्षा करना और लोकतंत्र तथा न्याय के महत्वपूर्ण तत्वों को स्थिर बनाए रखना था। उपराष्ट्रपति की आलोचना। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए इसे प्रासंगिकता खो चुका और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताने वाले विचार प्रकट किए हैं। उनका मानना है कि यह सिद्धांत न्यायपालिका को अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है, जिससे कार्यपालिका की स्वतंत्रता सीमित होती है और संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संशोधन अधिकारों का हनन होता है। आलोचनात्मक परीक्षण। न्यायपालिका की भूमिका और अधिकार। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत ने भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को स्थिरता दी है। इस सिद्धांत के बिना संसद किसी भी संवैधानिक प्रावधान को बिना सीमा के संशोधित कर सकती थी, जिससे संवैधानिक मूल्यों का ह्रास हो सकता था। न्यायपालिका ने संविधान की आत्मा की रक्षा का दायित्व निभाते हुए इसे स्थापित किया। लोकतंत्र और संतुलन की दृष्टि से महत्व। सिद्धांत ने तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद की। यह न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करने की शक्ति देता है कि संसद संवैधानिक मर्यादा से बाहर न जाए। अधिक शक्तिशाली न्यायपालिका का खतरा। हालांकि उपराष्ट्रपति की चिंता महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है और लोकतंत्र में बाधक बन जाती है, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि न्यायपालिका का उद्देश्य केवल संवैधानिक संरक्षण है, न कि राजनीतिक हस्तक्षेप। कार्यपालिका की स्वतंत्रता। कार्यपालिका को भी संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करना आवश्यक है। यदि न्यायपालिका के बिना संसद और सरकार असीमित शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव की संभावना।
यह बहस निश्चित रूप से एक संवेदनशील मुद्दा है जो दोनों अंगों के बीच टकराव को जन्म दे सकता है। निम्न कारणों से टकराव की संभावना अधिक है। शासन के ढांचे पर नियंत्रण। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के जरिए न्यायपालिका अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकती है, जो कार्यपालिका को सीमा में रखने का साधन है। राजनीतिक इच्छाशक्ति। कार्यपालिका यदि अधिक नियंत्रण चाहती है तो वह न्यायपालिका की भूमिका को सीमित करने के लिए कदम उठा सकती है। न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका। कई बार न्यायपालिका ने संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दों में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिससे कार्यपालिका असंतुष्ट रही है। संवैधानिक संस्थानों की पारस्परिक निर्भरता। दोनों अंगों को संविधान की मर्यादा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करना होगा, अन्यथा टकराव गहरा होगा। निष्कर्ष। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का उद्देश्य भारतीय संविधान की आत्मा की रक्षा करना है, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति की आलोचना में संवैधानिक सुधार और संतुलन की आवश्यकता का संकेत है, परंतु इसे न्यायपालिका की भूमिका को कमतर करके नहीं देखना चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की संभावना वास्तविक है, पर यह तभी अधिक खतरनाक होगा जब दोनों पक्ष संवैधानिक मर्यादाओं और संवाद के माध्यम से मतभेदों को हल करने से इनकार करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि दोनों अंग एक दूसरे के अधिकारों और सीमाओं का सम्मान करें और संविधान की मूल भावना को बनाए रखें। अगला प्रश्न 6 क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को अपनी स्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अपना उत्तर ठोस तर्कों के साथ लिखिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो वैश्विक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर संवाद और सहयोग का महत्वपूर्ण मंच है। यह अवसर भारत के लिए अपनी महत्वाकांक्षा को दर्शाने और विकासशील देशों के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका है। भारत की महत्वाकांक्षा और विकासशील दुनिया के नेतृत्व की संभावनाएं। एक आर्थिक और भूराजनीतिक उठान। भारत ने पिछले दशक में तेजी से आर्थिक विकास किया है और वह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। G20 जैसे मंचों पर भारत अपनी विकासशील देश के दृष्टिकोण को मजबूती से प्रस्तुत कर सकता है, विशेषकर कोविड-19 के बाद की आर्थिक पुनर्निर्माण योजनाओं में। 2 स्थायी विकास के प्रति प्रतिबद्धता। भारत ने जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास के क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। यह G20 के माध्यम से वैश्विक साझेदारी और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित कर सकता है। 3 ग्लोबल साउथ के लिए आवाज। भारत विकासशील देशों की आम समस्याओं जैसे गरीबी, असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल डिवाइड को विश्व मंच पर उठाकर दक्षिण विश्व के लिए प्रभावी प्रतिनिधित्व कर सकता है। दक्षिण विश्व को एकजुट करने में भारत को वास्तविक कठिनाइयां। 1 विविधता और मतभेद। दक्षिण विश्व के देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत विविध हैं। इनके हित, प्राथमिकताएं और विकास मॉडल अलग-अलग हैं। इसलिए सभी देशों को एकजुट कर आम एजेंडा बनाना चुनौतीपूर्ण है। 2 आर्थिक प्रतिस्पर्धा और भिन्न हित। कुछ विकासशील देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे सामूहिक रणनीति बनाना कठिन होता है। विशेषकर आर्थिक सहयोग और वैश्विक व्यापार नीतियों में मतभेद देखे जाते हैं। 3 वैश्विक प्रभाव और दबाव। भारत और अन्य विकासशील देशों पर विकसित देशों का दबाव और उनकी राजनीतिक इच्छाशक्ति दक्षिण विश्व को एकजुट करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। 4 सांस्कृतिक और राजनैतिक मतभेद। भाषा, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था और परंपराओं में विभिन्नता भी एकीकरण में बाधक है। निष्कर्ष। भारत के लिए G20 शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण अवसर है अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करने का और विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः स्थापित करने का। हालांकि दक्षिण विश्व को एकजुट करने में विविधता,
भिन्न हित और वैश्विक दबाव जैसी वास्तविक कठिनाइयां मौजूद हैं। फिर भी भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, स्थिर राजनीतिक नेतृत्व और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता उसे इस चुनौती से पार पाने में मदद कर सकती है। भारत को चाहिए कि वह बहुपक्षीय संवाद, सहयोग और संवेदनशीलता के साथ दक्षिण विश्व के देशों को आम लक्ष्यों की खोज में जोड़ने का प्रयास जारी रखे। इस प्रकार G20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए न केवल अपनी छवि मजबूत करने का अवसर है, बल्कि वैश्विक दक्षिण के लिए एकजुटता और सामूहिक विकास के एजेंडा को भी प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण मंच बन सकता है। अगला प्रश्न 6B, सीरिया और तुर्की भूकंप आपदा के समर्थन के बारे में पहुंच और संसाधन प्रबंधन में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का मूल्यांकन करें। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। मार्च 2023 में आए विनाशकारी भूकंप ने तुर्की और सीरिया को भारी क्षति पहुंचाई, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और लाखों बेघर हुए। इस बड़ी मानवीय आपदा के जवाब में संयुक्त राष्ट्र UN ने तत्काल राहत पहुंचाने, संसाधन प्रबंधन और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और पहुंच। एक तत्काल राहत अभियान UN की विभिन्न एजेंसियों जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ऑफिस OCHA ने तुरंत प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया। इसने खाने पीने की चीजें, दवाइयां, अस्थायी आश्रय और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की। 2. संयुक्त प्रयासों का समन्वय। OCHA ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय एजेंसियों के बीच समन्वय किया ताकि राहत कार्य प्रभावी और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित हो सके। यह समन्वय राहत सामग्री के वितरण में दोहराव और संसाधनों की कमी से बचाव करता है। 3. वित्तीय सहायता जुटाना। UN ने वैश्विक समुदाय से फंड जुटाने के लिए आपदा राहत कोष स्थापित किए और आपदा पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। इसने प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए आर्थिक संसाधनों को प्राथमिकता दी। 4. मानवीय नियमों और सुरक्षा। विशेष रूप से सीरिया में जहां युद्ध की स्थिति है, संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता पहुंचाने में सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास किया। इसने संघर्षग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कूटनीतिक पहल भी की। संसाधन प्रबंधन का मूल्यांकन। कुशल समन्वय। UN ने संसाधनों के प्रबंधन में दक्षता दिखाई, जिससे सहायता प्रभावित क्षेत्रों तक तेजी से पहुंची। विभिन्न एजेंसियों का तालमेल बेहतर हुआ। संसाधनों की सीमाएं। भले ही UN ने तत्काल राहत में सक्रिय भूमिका निभाई, परंतु भारी जनसंख्या और जटिल क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण संसाधनों की कमी और वितरण में चुनौतियां आईं। स्थानीय सहभागिता। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों और NGO की भागीदारी सीमित रही, जिससे राहत कार्यों की पहुंच और प्रभावकारिता प्रभावित हुई। राजनीतिक बाधाएं। विशेष रूप से सीरिया में राजनीतिक और सैन्य संघर्ष ने राहत कार्यों को जटिल बनाया, जिससे संसाधनों के समुचित वितरण में बाधाएं आईं। निष्कर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की और सीरिया भूकंप आपदा में मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए राहत पहुंचाने और संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके समन्वय प्रयासों ने आपदा प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया और वित्तीय सहायता जुटाकर पुनर्निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। फिर भी भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण संसाधनों की उपलब्धता और वितरण में बाधाएं बनीं। UN को भविष्य में स्थानीय भागीदारों को अधिक सक्रिय करने, आपदा पूर्व तैयारी और राजनीतिक समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका प्रशंसनीय रही है, लेकिन इस तरह की बड़ी और जटिल आपदाओं में और सुधार की गुंजाइश बनी रहती है ताकि प्रभावित लोगों तक सहायता और पुनर्निर्माण का कार्य शीघ्र और समुचित रूप से हो सके।